जमाने हुआ करते थे जब शादी में नगाड़े बजा करते थे और चारों तरफ हंसी खुशी उत्साह का माहौल हुआ करता था। और वो माहौल एक दिन, 2 दिन या 1 महीने का मेहमान नहीं हुआ करता था, बल्कि जब से शादी हुई तब से लेकर के वो ताउम्र चला करता था। कभी घर में बहू का जन्मदिन मनाया जा रहा था, कभी बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो कहीं फटाफट से पोते या पोती का मुंह देखा, उसकी छठी हुई, फिर उनके जन्मदिन मनाने जाने लगे। और उसके बाद बच्चा कब 10वीं पास कर गया, 12वीं पास कर गया, 18 साल का हो गया, और उसके बाद उनके माता पिता की 25वीं सालगिरह, 50वीं सालगिरह पिताजी माताजी की मनाई जाया करती थी। लेकिन ये सारी बातें आज के इस दौर में एक स्वप्न मात्र रह गई हैं। क्या वजह है कि ये जो खुशी है 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन भी नहीं चलती और वो काफूर हो जाया करती है। आज हम सभी को अपने अपने अंतर मन में झांक करके ये सोचना होगा, समझना होगा कि शादी जैसे पवित्र संबंध पर भी पति और पत्नी का वो विश्वास नहीं रहा। वजह आखिर इसकी है क्या? अगर आप गौर से सोचेंगे तो इसकी वजह एकमात्र यही रही है कि आज के दौर में जो झूठे केसेस किए जा रहे हैं पत्नियों के द्वारा दहेज कानूनों का दुरुपयोग करके, वही वजह है कि आज शादी के नाम से खुशी के बजाय पतियों के मन में और उनके परिवार के मन में सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल पैदा होता है। लेकिन मेरी इन सभी बातों का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सभी पत्नियों को गलत कह रही हूँ। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए, ये वीडियो दोनों के लिए है, पत्नियों के लिए भी और पति के लिए भी। पत्नियों के लिए इस तरह से कि जो कमियां मैं बता रही हूं कि इसका फ़ायदा पति उठा सकते हैं, वो कमी आप पत्नी ने नहीं करनी। और आप पति, अगर आपकी पत्नी केस में ये कमी कर जाए तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये दोनों का सामंजस्य बना करके मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रही हूँ, ठीक उसी तरह से जैसे शादी भी 2 लोगों के सामंजस्य पर ही निर्भर किया करती है। ये सारे वीडियो पतियों के लिए बनाए गए ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ये उन पत्नियों के खिलाफ हैं जो पत्नियों ने गलत किया है, और उन्हीं को इस वीडियो को देखने के बाद दर्द होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं वही सारी बातें सिर्फ बताने जा रही हूँ जो कि पत्नियां अगर गलत करती हैं तो पति उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पतियों ने कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ कुछ भी गलत कर रखा होगा तो ये वीडियो में से बताई गई किसी भी बातों का जब आप उपयोग अपने केसेस में करेंगे और शर्तिया आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दहेज कानून के दुरुपयोग से बचने के लिए जो रामबाण मंत्र बताने की एक सीरीज चल रही है, उसी में मैं आपसे आज दोबारा से उन्हीं बातों पर चर्चा फिर से करने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से उपाय किए जाएं शादी से पहले ही, ताकि ईश्वर ना करे कि अगर आप में से किसी के साथ भी कोई भी परेशानी हो जाए तो आपको उसका नुकसान ना उठाना पड़े, बल्कि आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन सभी बिंदुओं पर दोबारा से चर्चा करने वाली हूँ जिनका ध्यान आप सभी पतियों ने शादी से पहले ही करना है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता रही थी कि अगर आपने कभी भी जो दहेज कानून जिनको कि बनाया गया था आप पत्नियों के लिए, उन पत्नियों के लिए जिन पत्नियों के साथ उनके पति या उसके परिवार के लोग किसी भी तरह का अत्याचार करते थे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, मौखिक हो या आपका मानसिक ही क्यों ना आपके साथ अत्याचार किया जा रहा हो, लेकिन उन सभी दहेज कानूनों का धीरे धीरे
दुरुपयोग होने लगा। और यहाँ पर भी सारा का सारा दोष आप पत्नियों का बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप पत्नियाँ किसी भी वजह से वाद विवाद होने के बाद आप अपने मायके में जाती हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आपके पति के लिए और उसके परिवार के लोगों के लिए एक द्वेष होता है, एक गुस्सा भरा हुआ होता है। और उस समय पर जो भी लोग आपको दाएं बाएं से बताते हैं, आपके कानों में बातें डालते हैं, आपको भड़काते हैं, आपको उकसाते हैं, आप उन्हीं के चक्कर में अपना दिमाग लगाए बगैर आप केस कर देती हो, क्योंकि वो सभी आपको यही बात बताते हैं कि अगर आप ऐसा केस करेंगी और पति के ऊपर दबाव डालेंगी तो जल्दी से जल्दी आपका जो है वो कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा और पति महोदय आपको लेकर के चले जाएंगे। लेकिन यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती आपसे। जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए मैं आप सभी पत्नियों से भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ 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 किसी के बहकावे में ना आए, किसी के उकसाने पे ना उकसें, बल्कि अपना दिमाग का प्रयोग करें और ये सोचें कि आखिर में मेरे किसी भी एक एक्शन से, मेरे किसी भी एक लाइन से क्या दुष्प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ सकता है या आपके केसेस पर पड़ सकता है। अब आप सभी ने ये देखा होगा कि जब भी पति और पत्नी के बीच में विवाद होता है और जब पत्नी अपने घर में मायके में आती है और कुछ समय के बाद जब एक FIR, एक प्यारा सा प्रेम पत्र आप सभी लोगों के सामने आता है, तो उसमें सबसे पहले जो लाइन लिखी होती है वो ये लिखी होती है कि मैं सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, मेरे सो एंड सो के साथ फला फला तारीख को शादी की और इस शादी में मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज दिया और इस दान दहेज की मांग बार बार मेरे पति और ससुराल पक्ष के द्वारा होती रही। ऐसा ही होता है ना? आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या FIR में इसी तरह की बातें लिखी होती हैं या कुछ और लिखा गया है आपकी FIR में। अब देखिए, कल मैंने आपको टिप नंबर 1 दिया था, आप सभी को याद है ना, कि अगर आपको आपके ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी वाहन दिया जाता है जिसके लिए बाद में FIR में यही लिखा जाता है कि फला फला जो वाहन था, 4 पहिए का वाहन, मेरे पति ने ज़बरदस्ती मांग करके मांगा, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे माता पिता ने उनको ये 4 पहिए का या 2 पहिए का वाहन दिया। जबकि असलियत ये होती है कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों ने आपके ना करने के बावजूद, आपके मना करने के बावजूद आपकी पत्नी को दिया, लेकिन वो दिया आपके नाम से, यानी कि जो ऑनर उसमें दिखाया, रजिस्टर्ड ऑनर था, RC आपके नाम पे बनवाई गई। यहीं पर आपने ध्यान देना है, जो मैंने टिप नंबर 1 आपको कल बताया था कि आपने कोई भी वाहन अगर आपके ससुराल पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है तो उसको कभी भी अपने नाम से ना लें, बल्कि आप हाथ जोड़ करके ससुराल पक्ष को कह दें कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप अपनी बेटी को उसकी खुशी के लिए ये वाहन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ उन्हीं के नाम पर ये दे दीजिए। और इसके लिए अगर आपके पास SMS, WhatsApp चैट्स, ईमेल्स रहेंगे तो और बढ़िया। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की। आप सभी ने FIR में ये भी देखा होगा कि जब ये कहा जाता है, लाइन लिखी जाती है पत्नी की तरफ से कि मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर के दान दहेज दिया, उसके बाद भी दहेज लोभी मेरे पति और उसके परिवार पक्ष का पेट नहीं भरा और उन्होंने इतने लाख, यानी कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की डिमांड की और आप ना चाहते हुए भी उनके लिए इतने पैसे लेकर के आई। और ये आप कभी कभी आपकी पत्नी कैश में दिखाती है और कभी कभी पत्नियां आपकी चेक में भी दिखाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो चेक होता है ये कई बार जिस समय पर शादी की जाती है और जब आप लोग अपने ससुराल पक्ष को ये कहते हैं कि आपको फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, आपका 2 ही कमरे का मकान है या 3 कमरे का मकान है और उसमें ऑलरेडी फर्नीचर है, अलमारी भी पूरी लगी हुई है, फ्रिज भी रखा हुआ है, AC भी लगा हुआ है, चिमनी भी लगी हुई है, किचन में भी पूरा सामान है,
हमें कोई भी सामान नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर जो आपके ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, वो ये कहा करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अभी आपको नहीं चाहिए क्योंकि आप माँ-बाप के घर में रह रहे हैं, लेकिन कल को अगर आपके बदली कहीं पर और होगी और आपको कहीं अलग रहना पड़ेगा, तो उस समय पर आपको मकान बनाना पड़ेगा और सारा सामान जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इतने रुपए का चेक आपको दे रहा हूँ, वो चाहे 4 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, अपनी-अपनी हैसियत से वो दिया करते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। आप अपने ससुराल पक्ष को ये बिल्कुल साफ-साफ बता दें कि आपको जो भी वो चेक देना चाह रहे हैं, पहले तो आप उनको मना कीजिए कि आपको चेक किसी भी तरह का नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप आज तक कहीं रह रहे हैं, तो आप सड़क पर तो रह नहीं रहे हैं। आपके पास अपना मकान भी है, आपके पास अपना सामान भी है और आप बहुत आराम से रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो अपनी खुशी से चेक दे रहे हैं सामान लाने के लिए, फर्नीचर के लिए, तो आपने करना क्या है? तो आपने उनको ये कहना है, देखिए, अगर आप उसके बाद भी ये चेक देना चाहते हैं, तो मुझे इसके लिए कभी भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप इस चेक को देना चाहते हैं, तो आप अपनी बेटी को दे सकते हैं, बेटी के नाम पे दे सकते हैं, ताकि उसको कभी भी किसी भी समय पर जीवन के ज़रूरत आन पड़ी, तो वो उस चेक को भुना करके अपने प्रयोग में ला सकती है। यहाँ पर आपकी 2 बातें बहुत अच्छी हो जाती हैं। एक तो आपका अच्छा चेहरा आपके ससुराल के सामने चला जाता है, समझ में आता है कि ये जो अ अ, दामाद आपके ससुराल वालों ने देखा है, समझा है, परखा है, बहुत अच्छा इंसान है, इसको किसी भी तरह की दहेज की लोभ नहीं है, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहीं न कहीं समाज में या शादी के बाद जब आप लोगों के संबंध और आगे बढ़ेंगे, तो ये और ज़्यादा मीठे और ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि शादी सिर्फ 2 लोगों का यानी पति और पत्नी, लड़का और लड़की का ही मेल नहीं है, बल्कि ये 2 परिवारों का है, लड़की के परिवार और लड़के के परिवार का भी ये मेल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होने की संभावना बहुत अच्छे से नज़र आती है। इसी तरह से ईश्वर ना करे कि अगर कभी कोई भी तरह की समस्या अगर आए, तो वो जो चेक था, वो चेक आपके जी का जंजाल ना बन बैठे। कहीं वो एफआईआर में ये ना लिखा जाए कि आपने अपने पत्नी और उसके परिवार के लोगों के ऊपर से ये एक्स्ट्रा प्रेशर दिया था, उन लोगों को हैरेस किया था, डिमांड की थी और उस डिमांड को पूरी करने के चक्कर में उन्होंने आपको ये चेक दिया है। तो देखा, बच गए ना आप। यही सावधानियां हैं जिनका आपने ध्यान रखना है हमेशा हमेशा हमेशा। और मेरा मकसद कहीं पर भी ये नहीं है आप सभी को ये कहना कि शादी जैसे पवित्र बंधन पर हम पहले से ही उसको शंका की नज़र से देखने लगे। शंका तो नहीं, लेकिन हाँ, डर तो कहीं ना कहीं व्याप्त है, क्योंकि हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो 10 अगर परिवार मेरे आसपास रह रहे हैं, तो 4 से 5 परिवारों में यही समस्या चल रही है। आशा करती हूँ आपको मेरे आज के वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा कि शादी से पहले भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेकर के आप शादी के बाद होने वाली परेशानियों से खुद को पहले से ही बचा सकते हैं। इसी चीज़ के लिए मैंने आप सभी के लिए एक प्री मैरिटल काउंसलिंग भी ऑलरेडी चला रखी है, और वो प्री मैरिटल काउंसलिंग को चलाने का भी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा ही है कि शादी के बाद किसी तरह की समस्याएं ना आने पाएँ। उन सभी समस्याओं का हल हम और आप मिलकर के बैठ कर के चलाते हैं, ताकि आपके परिवार में कभी भी कोई भी परेशानी ना आए और आपका परिवार दिन दोगुनी रात प्रगति करे।
आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।